गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अग्निपथ जो कि एक नया मिलिट्री रिफॉर्म है जिसकी वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर देखेंगे कि क्या है ये अग्निपथ और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अग्निपथ सिस्टम मिलिट्री रिफॉर्म जो अब किया जा रहा है वो क्या है। देखिए, सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि मिलिट्री के अंदर सैनिकों के लिए रिक्रूटमेंट होगा 4 साल के लिए, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स जो है वो 17 साल से 21 साल, जिसको अभी बढ़ाकर 17 से 23 साल कर दिया गया, क्योंकि देश के अंदर कई जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड अंडर द रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर अ सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 years इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, पार्टेड रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग इन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स। कहते हैं कि इनको वैसी ही ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कि एक रेगुलर सैनिक को दी जाती है जो कि रेगुलर सर्विस कर रहा है। डेजर्ट में, लैंड में, सी और एयर, मतलब कि आपको कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, उसी तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है जैसे कि एक रेगुलर सैनिक है, रेगुलर जो सर्विस कर रहे हैं उनका जो डिप्लॉयमेंट रहता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। फाइनेंशियल पैकेज, यहाँ पर आपको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, क्या सैलरी पैकेज है। कंपोजिट एनुअल पैकेज, फर्स्ट ईयर पैकेज अप्रॉक्स 4.76 lakhs। यहाँ पर एनुअली आपको पूरे साल का पैकेज दिखाया गया है कि जो हर साल बढ़ेगा, और चौथे साल में आपको जो पैकेज मिलेगा वो होगा 6.92 lakhs का। अब आपको सर्विस के पीरियड में क्या अलाउंसेस मिलेंगे। रिस्क, हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंसेस एज एप्लीकेबल। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो कि एक रेगुलर है जो सर्विस कर रहा है अलाउंसेस मिलते हैं, उसी तरीके से आपको पूरे अलाउंसेस मिलेंगे। आपको यहाँ पर फाइनेंशियली क्या दिया जा रहा है। सेवानिधि 30% ऑफ मंथली अमाउंटमेंट्स, मतलब महीने का जो आपको पैसा मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी उसका जो 30% पैसा है, 30% पैसा वो आपका जमा कर लिया जाएगा, और जितना 30% अमाउंट आपके सैलरी से कटेगा मंथली, उतना ही सरकार उसमें ऐड कर देगी। इक्वल अमाउंट मैच एंड कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉर्पस ऑफ अप्रॉक्स 11.71 lakhs आफ्टर 4 years, जो कि जब आपकी टेन्योर कंप्लीट होगी 4 years की, तो 4 years कंप्लीट होने के बाद जो आपको टोटल अमाउंट्स जो इन हैंड आपको मिलेगा वो होगा 11.71 lakhs, 11,71,000 आपको एक साथ मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर इस अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपको। डेथ कंपनसेशन, यदि आप की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, इस पीरियड में जब आप सर्विंग पीरियड में हैं वहाँ पर आपकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 lakhs। इसका ये मतलब है कि आपकी यदि किसी वजह से डेथ हो जाती है तो 48 lakhs का कवर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि नॉन कंट्रीब्यूटरी है, यानी कि आपकी मंथली जो पेमेंट है उससे इसके लिए कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। एडिशनली एक्स क्राइटेरिया 44 lakhs फॉर डेथ एट्रीब्यूटेड टू सर्विस, इसको छोड़ के 44 lakhs एडिशनल मिलेगा। पे फॉर अनसर्व्ड पोर्शन अप टू 4 years इंक्लूडिंग सेवा निधि कंपोनेंट। इस पॉइंट मान लीजिए कि 1 साल के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, तो 3 साल की जो रिमेनिंग उसका सर्विस का पीरियड रहा, तो उस पीरियड में 3 साल की जो पीरियड रहा उस 3 साल की फुल पेमेंट उसको मिलेगी। डिसेबिलिटी कंपनसेशन, डिसेबिलिटी जहाँ पर यदि आप सर्विस करते हुए यदि आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि कोई आपको फिजिकली हार्म होता है, जैसे कि आपको पैर में कुछ हो गया, हाथ में कुछ हो गया, कोई इंजरी आ गई, तो उसकी वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसको यहाँ पे डिसेबिलिटी कहा जाता है। कंपनसेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज डिसेबिलिटी लेड डाउन बाय द मेडिकल अथॉरिटीज़, जिस तरीके की आपकी डिसेबिलिटी होगी, जितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी आपकी सर्विस के दौरान हो जाती है सर्विंग पीरियड में, उसके परसेंटेज के अनुसार आपको वहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा, जो कि आपके जो एक साथ जो सेवानिधि दी जा रही है 11.71 lakhs जो मिल रहा है आपको, उसको छोड़कर मिलेगी। और कितना अमाउंट मिलेगा यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, 1 time एक्स क्रेडिया, एक बार वो पैसा मिलेगा, जो कि हो सकता है 44 लाख। यदि डिसेबिलिटी है 100% डिसेबिलिटी हुई तो 44 लाख मिलेगा, यदि 75% डिसेबिलिटी है तो वहाँ 25 लाख मिलेगा, और 50% डिसेबिलिटी है तो वहाँ पर 15 lakhs का अमाउंट मिलेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, जब आप अपनी सर्विस को पूरा कर लेते हैं, 4 साल का पीरियड आपका कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसा सरकार का कहना है कि 25% जो लोग हैं उनको रेगुलर सर्विस में एनरोल कर लिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन
आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर आपको क्या मिलता है, ऑल कैंडिडेट एंटाइटल सेवा निधि, जैसा शुरुआत में बता दिया गया कि आपको सेवा निधि मिलेगी जो कि 11.71 लाख है। स्किल्ड गेंड सर्टिफिकेट एंड क्रेडिट्स फॉर हायर एजुकेशन, आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए आपको, यदि आप 10th आते हैं तो आप 10th के बाद आपको 12th आप बाहर में जाके कर सकते हैं, और आपको जिस तरीके का आपका काम होगा उस तरीके से आपको हो सकता है उससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हो सकता है वो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो आपके काम से रिलेटेड, और ये जो है कि अप्रूव्ड होगा, वो जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। यदि आप 10th कर रहे हैं, 10th करके आए हैं तो आप अपनी 12th कर सकते हैं, और यदि आप 12th करके आए हैं तो आप फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आगे की एजुकेशन आपकी कंप्लीट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन मेरिट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस, जो आपकी 4 साल की सर्विस रहेगी उसमें जो असेस किया जाएगा आपको, वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड सिस्टम, मेरिट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस, आपकी सर्विस के दौरान जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर सर्विस में एंगेजमेंट के लिए। आप अपनी रेगुलर सर्विस में यदि आप एंगेज होना चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको आंका जाएगा, और अभी आप फिट पाए जाते हैं तो आपको एनरोल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 25% लोगों को रेगुलर सर्विस में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा, हो सकता है बहुत लोगों को क्लियर ना हो, कि यहाँ पर जो लोग 4 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे अपनी, तो उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 3 डिफेंस जो है इंडिया के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के अंदर जो है जो इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट है, इनिशियली जिस पीरियड के लिए आपको बॉन्ड साइन किया जाता है कि आपकी सर्विस इतने पीरियड तक है, जैसा कि एयरफोर्स के अंदर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस है इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट, आर्मी के अंदर 15 ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट है, और इस तरीके से नेवी में 15 ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट है। उसके बाद आप अपनी सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ सुपरनेशन, यानी 60। एक्स सर्विसमैन जो व्यक्ति होता है डिफेंस के अंदर, उसे जो है कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है, रिटायरमेंट के बाद भी उसको कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है उनको और उनके डिपेंडेंट्स को, और साथ ही मेडिकल सुविधा मिलती है। उसके साथ ही सरकार ने 10% का रिजर्वेशन भी दिया है सशस्त्र सीमा बलों में। ये जो मिलिट्री रिफॉर्म किया गया है इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदों की बात कर लेते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, सरकार इस सिस्टम को क्यों लेकर आई है, सरकार की क्या मंशा है। सरकार का जो रक्षा बजट रहता है उसमें से जो 60% अमाउंट है वो पेंशन पे खर्च किया जाता है। यहाँ पे 4 साल के बाद सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। कोई बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है वो हमेशा जो है फ़ायदे और नुकसान के अनुसार, पैसे के हिसाब से वो नुकसान और फ़ायदे को देखती रही है। तो 2004 में वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट रही, उन्होंने सबसे पहले पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। इस बहुत ही लिमिटेड सर्विस में पेंशन रह गई थी, जिसमें से एक डिफेंस था और MP MLAs की पेंशन रह गई थी। ये भी डिफेंस में भी पेंशन लायबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एवरेज एज इससे कम हो जाएगी, 24 से 26 एवरेज एज हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इस डेटा को अगर आप देखें, जैसे जैसे सर्विस का पीरियड बढ़ता है तो आउटपुट उस हिसाब से धीरे धीरे कम होने लगता है। एवरेज एज कम रहेंगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और भारत को एक युवा देश कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 4 साल के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में मनरेगा जैसी स्थिति है। ये एक साल में 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था। लोअर लेवल्स के जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से नहीं रहती है कि वो हायर एजुकेशन ले पाएँ, MBBS कर सकें, इंजीनियरिंग कर सकें, BTech कर सकें, डिप्लोमा कर सकें। देश के लिए सेवा करने का सबसे अच्छा मौका की तौर पे देखा जाता है डिफेंस के अंदर। जो बंदा बाहर निकलेगा अग्निपथ करने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, बहुत ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो काफ़ी मैच्योर्ड हो जाएगा, उसे बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा और वो अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अब मैं इसके बाद जो नुकसान होने वाला है उसकी तरफ मैं बताता हूँ।
4 साल के लिए जो आ रहा है उसका माइंडसेट केवल 4 साल का रहेगा। लेगा जब प्रैक्टिकली फील्ड में वॉर लाइक सिचुएशंस में केवल जब 4 साल की सर्विस रहेगी तो वो कैसी स्थिति बनेगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ सर्विस की जो वैकेंसी निकली थी वहाँ पर लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, लोगों के मेडिकल एग्ज़ाम हो चुके थे, फिजिकल एग्ज़ाम हो चुके थे, वो पुरानी जो भर्तियाँ थी बिल्कुल ही रद्द कर दी गई। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा कि सरकार को एटलीस्ट उन भर्तियों को पूरा करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और सैनिक की ये कैटेगरी है जहाँ पर ये चीज़ होती है, 15 साल में 20 साल में सर्विस छोड़ देता है। दूसरी तरफ आप देखें कि सर्विस के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता। यदि हम ये सोच रहे हैं कि सर्विस के अंदर हार्डशिप होती है, एक टफ लाइफ है, इस वजह से सैनिक लोग अपनी सर्विस छोड़ देते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो एक बार उनको कमीशनिंग मिलती है तो अप टू द एज ऑफ सुपरनेशन वो बिल्कुल भी सर्विस नहीं छोड़ते हैं, ना के बराबर सर्विस छोड़ते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्यों सैनिक सर्विस छोड़ देता है। अगर ये टफ कंडीशंस की वजह से है तो फिर कमीशन्ड ऑफिसर्स को भी सर्विस छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो मुद्दा बना हुआ था, इस मुद्दे को सॉल्व करने की बजाय इस मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया गया। जहाँ से इसके अंदर डिफेंस में सैनिकों की जो सर्विसेज हैं उसमें एवरेज एज कम कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी होगा जब ये 4 साल वालों की संख्या बढ़ जाएगी, तभी तो एज कम होगा। और जब ये 4 साल वालों की संख्या बढ़ जाएगी मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे रह जाएंगे जो पेंशन मिलेगी, जो रेगुलर सर्विस करेंगे। मेजॉरिटी लोग वही लोग होंगे जो आएंगे 4 साल के लिए, उनको हटा देंगे, 4 साल के लिए आएंगे हटा देंगे, 4 साल के लिए आएंगे हटाएंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेबल तब होती जब इसको दूसरी सर्विसेज में भी इंडक्ट किया जाता। हो सकता है ये आने वाले समय में दूसरी सर्विसेज में इसी तरीके के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट किया जाए। बाकी सब के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, यहाँ पे कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए ये नहीं है। एक तरफ जो है डिफेंस के अंदर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन थे, वुमेंस जो कमीशनिंग थी, लेडीज़ की जो कमीशनिंग थी, उसको परमानेंट कमीशन कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो है सैनिकों के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर होंगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो किस तरीके से आपको पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।